रात के करीब 11 बजे का समय था। रोहन अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। कुछ मिनट पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक मैसेज भेजा था, तुम मुझे समझते ही नहीं। बस इतना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, सिर्फ एक लाइन। रोहन के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक सब बिल्कुल नॉर्मल था। वो दोनों साथ बैठे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे। फिर अचानक कुछ बदल गया। उसने बस एक साधारण सी बात कही और माहौल ठंडा पड़ गया। उसकी आवाज बदल गई, उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदल गया, और अब वो बात तक नहीं करना चाहती। रोहन बार बार वही सवाल सोच रहा था, मैंने आखिर किया क्या है? लेकिन असली सवाल शायद यह नहीं है। असली सवाल कुछ और है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही सिचुएशन को पुरुष और महिला बिल्कुल अलग तरह से महसूस करते हैं? क्यों एक ही बात एक आदमी के लिए सिर्फ एक सेंटेंस होती है, लेकिन एक महिला के लिए वही बात एक इमोशनल सिग्नल बन जाती है? क्या यह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल सिस्टम काम करता है, जिसे ज्यादातर पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो रिलेशनशिप्स में होने वाले कई कॉन्फ्लिक्ट्स बिना किसी साफ वजह के शुरू होते हैं, और फिर धीरे धीरे इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता गलती कहां हुई। यही वह सवाल है जिसे समझने की कोशिश करती है एक कंट्रोवर्शियल किताब, प्रैक्टिकल फीमेल साइकोलॉजी फॉर द प्रैक्टिकल मैन। लेखक का दावा है कि महिलाओं के बिहेवियर के पीछे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स काम करते हैं जो सरफेस पर दिखाई नहीं देते। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने से पहले एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना जरूरी है। क्या सच में पुरुष और महिलाएं एक ही तरीके से सोचते हैं, या फिर हम पूरी जिंदगी एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करते रहते हैं जो शुरू से ही अलग तरीके से काम करता है? तो इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे महिलाओं की सोच, भावनाओं और बिहेवियर के पीछे कौन से हिडन पैटर्न्स काम करते हैं। चैप्टर 1, द मिस्ट्री ऑफ द फीमेल माइंड। कभी आपने यह नोटिस किया है कि रिलेशनशिप में सबसे कंफ्यूजिंग मोमेंट कौन सा होता है? वो मोमेंट जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक कुछ बदल जाता है। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई होती, कोई ड्रामेटिक घटना नहीं हुई होती, लेकिन माहौल बदल जाता है। एक शब्द, एक टोन, या कभी कभी सिर्फ एक एक्सप्रेशन, और सडनली वह दूर हो जाती है। अब यहां एक दिलचस्प बात है। अगर आप उस मोमेंट को एनालाइज करें तो अक्सर पुरुष के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चलता है, मैंने आखिर किया क्या है? लेकिन यही वह जगह है जहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि अक्सर जो चीज पुरुष के लिए इनसिग्निफिकेंट होती है वही चीज महिला के लिए इमोशनली मीनिंगफुल हो सकती है। और यहीं से वह साइकोलॉजिकल गैप पैदा होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ पर्सनैलिटी का फर्क है, या फिर इसके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजिकल सिस्टम काम करता है? कुछ रिलेशनशिप रिसर्चर्स का मानना है कि पुरुष और महिलाओं के सोचने के तरीके में फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। किताब का दावा है कि महिलाओं का बिहेवियर अक्सर ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न से ड्रिवन होता है जो सरफेस पर दिखाई नहीं देते। लेखक के अनुसार अगर कोई पुरुष फीमेल साइकोलॉजी को उसी तरह समझने की कोशिश करता है जिस तरह वह पुरुषों को समझता है, तो वह लगभग हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहेगा, क्योंकि दोनों सिस्टम्स एक जैसे नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि इतिहास में महिलाओं के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हुए कई फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट ने उसे मिस्टीरियस कहा है। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है, अगर पुरुष और महिलाएं एक ही दुनिया में रहते हैं तो फिर उनकी साइकोलॉजिकल वायरिंग इतनी अलग क्यों महसूस होती है? कुछ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इसका जवाब हजारों साल पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री में छुपा हुआ है। हजारों साल तक इंसानों की सर्वाइवल सिस्टम दो अलग रोल्स पर आधारित था। पुरुष का रोल था प्रोटेक्शन, कंपटीशन, रिसोर्स गैदरिंग, और महिला का रोल था
सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस। इस लंबे एवोल्यूशनरी प्रोसेस ने दोनों के बिहेवियर पैटर्न्स को अलग तरह से शेप किया। किताब का तर्क यही है कि इन एवोल्यूशनरी प्रेशर्स ने फीमेल साइकोलॉजी को कुछ खास इमोशनल मैकेनिज्म्स के साथ डेवलप किया। ऐसे मैकेनिज्म्स जो रिलेशनशिप्स में अट्रैक्शन, बॉन्डिंग और सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अगर फीमेल साइकोलॉजी में ये पैटर्न्स मौजूद हैं, तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या यह पैटर्न्स सिर्फ अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स में होने वाले कई कंफ्यूजिंग बिहेवियर्स भी उन्हीं साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स का हिस्सा हैं? यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्योंकि फीमेल साइकोलॉजी को समझने का पहला कदम है यह समझना कि महिलाओं का इमोशनल प्रोसेसिंग सिस्टम अक्सर पुरुषों से अलग तरीके से काम करता है, और इसी डिफरेंस को समझे बिना रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझना लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसे इस किताब में फीमेल लॉजिक कहा गया है। और लेखक के अनुसार अगर इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ लिया जाए तो रिलेशनशिप्स में होने वाले कई कंफ्यूजिंग मोमेंट्स अचानक बहुत क्लियर होने लगते हैं। लेकिन यह कॉन्सेप्ट कई लोगों को अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, क्योंकि यह ट्रेडिशनल लॉजिक से थोड़ा अलग काम करता है। और शायद यही वजह है कि अक्सर पुरुष इसे समझने में स्ट्रगल करते हैं। तो अगले चैप्टर में हम यही इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या सच में महिलाओं का डिसीजन मेकिंग सिस्टम पुरुषों से अलग तरीके से काम करता है, और अगर हाँ, तो वह सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है? चैप्टर 2, फीमेल लॉजिक, द इमोशनल एल्गोरिदम। अगर आपने कभी किसी रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, तो शायद आपने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया होगा। बहुत बार बहस किसी बड़ी बात से शुरू नहीं होती, बल्कि एक बहुत छोटी बात से शुरू होती है। एक सेंटेंस, एक रिएक्शन, या कभी-कभी सिर्फ एक टोन, और फिर अचानक डिस्कशन लॉजिक से इमोशन में बदल जाता है। पुरुष अक्सर ऐसे मोमेंट पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में डिस्कशन अभी भी फैक्ट्स पर चल रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्वर्सेशन पहले ही इमोशनल टेरिटोरी में जा चुकी होती है, और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ पर्सनैलिटी का फर्क है, या इसके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करता है? इसी जगह बुक में एक कंट्रोवर्शियल आइडिया इंट्रोड्यूस करती है। लेखक के अनुसार महिलाओं का रीजनिंग प्रोसेस कई बार उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरह पुरुष लॉजिक को समझते हैं। किताब इस पैटर्न को फीमेल लॉजिक कहती है, लेकिन यहां एक गलती अक्सर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है महिलाएं इलॉजिकल होती हैं, जबकि किताब का दावा इससे अलग है। लेखक के अनुसार फीमेल लॉजिक एक्चुअली इमोशन ड्रिवन रीजनिंग सिस्टम है। मतलब डिसीजन लेने की प्रक्रिया अक्सर इस तरह चलती है, पहले इमोशन बनता है, फिर दिमाग उस इमोशन को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस ढूंढता है। यह प्रोसेस कई बार अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, और यही वजह है कि बाहर से देखने पर आर्ग्यूमेंट कंफ्यूजिंग लग सकता है। अब यहां एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। मान लीजिए एक कपल डिनर पर बैठा है। पुरुष कैजुअली कहता है, तुम आज थोड़ी थकी हुई लग रही हो। उसके दिमाग में यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन दूसरी तरफ यह सेंटेंस कई अलग अलग इमोशनल मीनिंग्स ट्रिगर कर सकता है। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? क्या वह मुझे जज कर रहा है? क्या वह बोर्ड हो गया है? अब कॉन्वर्सेशन लॉजिक से नहीं, इमोशन से शेप होने लगती है, और अचानक डिस्कशन किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। पुरुष सोचता है, मैंने तो बस एक सिंपल बात कही थी, लेकिन इमोशनल सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इस तरह का इमोशनल रीजनिंग सिस्टम ह्यूमन सोशल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, क्योंकि इमोशंस अक्सर रिलेशनशिप्स में सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। वे बताते हैं कौन भरोसेमंद है, कौन इंडिफरेंट है, कौन इन्वेस्टेड है। लेकिन जब दो अलग रीजनिंग सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं, तो कंफ्यूजन पैदा होना ऑलमोस्ट इनेविटेबल हो जाता है। लेकिन यहां आता है
इस चैप्टर का सबसे अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन, अगर फीमेल लॉजिक सच में इमोशन ड्रिवन रीजनिंग है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कई रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट्स का असली कारण वह बात नहीं होती जिस पर बहस हो रही होती है। कई बार आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक सरफेस ट्रिगर होता है और असली इमोशन कहीं और से आ रहा होता है। यह रियलाइजेशन बहुत लोगों को असहज करता है क्योंकि इसका मतलब है आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वह शायद असली प्रॉब्लम ही नहीं है। यहीं से रिलेशनशिप्स और भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। पुरुष कोशिश करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वह लॉजिक यूज करता है, एक्सप्लेनेशंस देता है, लेकिन अगर अंडरलाइंग इश्यू इमोशन है तो लॉजिक उस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहा और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, मिसकम्युनिकेशन। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में एक और लेयर बाकी है। अगर फीमेल रीजनिंग सिस्टम इमोशन से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है तो फिर एक और सवाल उठता है, क्या इमोशन सिर्फ कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या अट्रैक्शन को भी? क्योंकि अगर अट्रैक्शन भी इमोशनल सिग्नल से ड्रिवन है तो रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। और यही वह पॉइंट है जहां से इस किताब का अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है। एक कॉन्सेप्ट जो कई लोगों को कंट्रोवर्शियल लगता है क्योंकि इसके अनुसार महिलाओं के अंदर अक्सर दो अलग अलग इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं। एक इंस्टिंक्ट अट्रैक्शन से जुड़ा होता है और दूसरा सिक्योरिटी से, और कभी कभी ये दोनों इंस्टिंक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। अगले चैप्टर में हम इसी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्या सच में अट्रैक्शन और सिक्योरिटी दो अलग इमोशनल सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। चैप्टर 3, द हिडन कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड वुमेन। कभी आपने यह नोटिस किया है कि कई रिलेशनशिप्स में एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। एक महिला किसी पुरुष की तरफ बेहद स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन उसी समय वह उसी पुरुष के बिहेवियर से परेशान भी हो सकती है और कभी कभी उससे बिल्कुल ऑपोजिट तरह के पुरुष को स्टेबल या रिलायबल कहती है। यह कॉन्ट्रडिक्शन अक्सर पुरुषों को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि उनकी नजर में अट्रैक्शन सिंपल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, भरोसेमंद है, रिस्पॉन्सिबल है तो लॉजिकली वही सबसे अट्रैक्टिव होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में ऐसा हमेशा नहीं होता और यही वह पॉइंट है जहां से यह इन्वेस्टिगेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। कुछ रिलेशनशिप थियोरिस्ट्स का मानना है कि फीमेल अट्रैक्शन सिस्टम में दो अलग इमोशनल फोर्सेस काम करती हैं। दो इंस्टिंक्ट्स जो कई बार एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। पहली इंस्टिंक्ट है अट्रैक्शन, दूसरी इंस्टिंक्ट है सिक्योरिटी, और इन दोनों इंस्टिंक्ट्स का साइकोलॉजिकल पर्पस अलग होता है। अट्रैक्शन सिस्टम अक्सर उन क्वालिटी से ट्रिगर होता है जो एक्साइटमेंट पैदा करती हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, डोमिनेंस। ये क्वालिटीज इमोशनल इंटेंसिटी क्रिएट करती हैं। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम अलग तरह से काम करता है। वह स्टेबिलिटी ढूंढता है, जैसे रिलायबिलिटी, कमिटमेंट, इमोशनल सेफ्टी, प्रोटेक्शन। अब यहां प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि रियल लाइफ में इन दोनों सेट्स ऑफ क्वालिटीज हमेशा एक ही व्यक्ति में नहीं मिलते और यहीं से रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अब यहां एक ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग है। कई पुरुषों ने यह नोटिस किया है कि कभी कभी एक महिला उस व्यक्ति की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है जो इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेफर कर सकती है जो स्टेबल और डिपेंडेबल हो। अगर आप सरफेस से देखें तो यह कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, लेकिन अगर इसे साइकोलॉजिकल लेंस से देखें तो यह दो अलग सिस्टम्स का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन यहां आता है इस चैप्टर का सबसे शॉकिंग रियलाइजेशन। अगर अट्रैक्शन और सिक्योरिटी दो अलग इमोशनल सिस्टम्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में होने वाली कई कंफ्यूजिंग सिचुएशंस दरअसल उसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम होती हैं। कभी अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, कभी सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट, और कभी कभी
दोनों एक साथ पुल करते हैं, लेकिन अलग डायरेक्शंस में। अब इमेजिन कीजिए एक सिनारियो। एक महिला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है जो स्टेबल है, केयरिंग है, रिलायबल है, लेकिन उसके अंदर इमोशनल एक्साइटमेंट कम है। अब अगर उसके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी पर्सनैलिटी इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल है, तो अट्रैक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। यह सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि लॉजिक और इमोशन एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते, और यही वह जगह है जहां कई रिलेशनशिप्स स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। अगर अट्रैक्शन सिस्टम इमोशनल इंटेंसिटी से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है, तो क्या यह पॉसिबल है कि कभी-कभी लोग अननोइंगली उन सिचुएशंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं जो इमोशनली ड्रामेटिक हों? कुछ साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इमोशनल इंटेंसिटी कई बार अट्रैक्शन को एम्पलीफाई करती है, और यही वजह है कि कुछ रिलेशनशिप सरप्राइजिंगली वॉलेटाइल होते हैं। उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और अट्रैक्शन भी। अब इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यहां शुरू होता है। अगर फीमेल साइकोलॉजी में सच में यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में होने वाले कई बिहेवियर्स सरफेस पर जितने सिंपल दिखाई देते हैं, असल में उतने सिंपल नहीं होते। और शायद इसी वजह से कई पुरुषों को यह समझ नहीं आता कि कभी-कभी वही बिहेवियर जो पहले अट्रैक्टिव लगता था, बाद में प्रॉब्लम क्यों बन जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अट्रैक्शन और सिक्योरिटी का यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इमोशंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, यह कम्युनिकेशन को भी बदल सकता है, और कभी-कभी बिहेवियर को भी। यहीं से शुरू होता है फीमेल साइकोलॉजी का एक और हिडन लेयर, एक ऐसी लेयर जिसे अक्सर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि कई बार फीलिंग्स सीधे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं होती। वे सिग्नल्स के रूप में सामने आती हैं, टेस्ट्स के रूप में, रिएक्शंस के रूप में, और अगले चैप्टर में हम उसी हिडन लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप उस लैंग्वेज को समझ लें तो अचानक बहुत से कंफ्यूजिंग बिहेवियर्स पहली बार सेंस बनाने लगते हैं। चैप्टर 4, द सीक्रेट लैंग्वेज विमेन यूज। कल्पना कीजिए एक सिंपल सिचुएशन। दो लोग बात कर रहे हैं, शब्द बहुत कम है, लेकिन कॉन्वर्सेशन फिर भी चल रही है। आंखों का कांटेक्ट बदलता है, वॉइस का टोन बदलता है, रिएक्शन बदलते हैं, और अचानक माहौल बदल जाता है। अब यहां एक दिलचस्प सवाल है, क्या कम्युनिकेशन हमेशा शब्दों से होता है, या फिर कई बार असली मैसेज उन चीजों में छुपा होता है जो बोली ही नहीं जाती? यहीं से शुरू होता है ह्यूमन इंटरैक्शन का एक हिडन लेयर, एक ऐसा लेयर जिसे कई साइकोलॉजिस्ट सब कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब वह कम्युनिकेशन जो सरफेस पर दिखाई नहीं देता। इस टॉपिक पर कई रिलेशनशिप रिसर्चर्स का मानना है कि सोशल इंटरैक्शंस में बहुत बड़ी मात्रा में कम्युनिकेशन नॉन वर्बल सिग्नल से होता है, जैसे आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, पॉजेज, टोन ऑफ वॉइस, रिएक्शंस। लेकिन असली इंटरेस्टिंग बात यहां है, कई बार ये सिग्नल्स कॉन्शियस नहीं होते, वे ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस हो जाते हैं, और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति उन सिग्नल्स को एक ही तरह इंटरप्रेट नहीं करता। अब एक सिचुएशन सोचिए, एक आदमी किसी महिला से बात कर रहा है, कॉन्वर्सेशन नॉर्मल है, लेकिन अचानक वह थोड़ा डिस्टेंट हो जाती है, उसका टोन बदल जाता है, वह छोटे आंसर्स देने लगती है। अगर पुरुष सिर्फ वर्ड्स सुन रहा है तो उसे कुछ गलत महसूस नहीं होगा, क्योंकि वर्ड्स न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर आप पूरे इंटरैक्शन को ऑब्जर्व करें तो सिग्नल्स कुछ और कह रहे होते हैं। यही सब कम्युनिकेशन है। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। कुछ रिलेशनशिप थियोरिस्ट का मानना है कि कई बार लोग सीधे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, वे इनडायरेक्ट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। अगर सामने वाला सिग्नल समझ जाए तो मैसेज क्लियर हो जाता है, और अगर ना समझे तो उसे कभी ओपनली कहा ही नहीं गया। इस तरह इमोशनल रिस्क कम हो जाता है। अब यहां आता है इस चैप्टर का सबसे अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन। कई बार रिलेशनशिप्स में जो टेस्ट्स महसूस होते हैं वे एक्चुअली इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के ही फॉर्म्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए, कोई महिला कैजुअली पूछती है, तुम्हें सच में मेरी याद आती है? सरफेस पर
यह एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार उसके पीछे इमोशनल सिग्नल होता है। क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं? अगर सामने वाला व्यक्ति इसे सिर्फ लिटरल क्वेश्चन समझे तो वह जवाब दे सकता है, हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन इमोशनल लेवल पर शायद वह रीअश्योरेंस चाह रही थी, और यही जगह है जहां कम्युनिकेशन मिसमैच होता है। अब एक और पैटर्न इंटरेस्टिंग है। कई बार अट्रैक्शन खुद भी इनडायरेक्ट सिग्नल्स के जरिए एक्सप्रेस होता है, जैसे प्लेफुल टीजिंग, सटल अटेंशन, सडन विथड्रॉल। ये बिहेवियर्स कई लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो यह इंटरैक्शन डायनामिक्स का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीजिंग और प्लेफुल कॉन्फ्लिक्ट कई बार इमोशनल एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, यानी इंटरैक्शन स्टैटिक नहीं रहता, उसमें एनर्जी बनी रहती है। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल सवाल उठता है। अगर कम्युनिकेशन का इतना बड़ा हिस्सा सिग्नल्स और रिएक्शंस के जरिए हो रहा है, तो क्या यह पॉसिबल है कि कई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम वर्ड्स की नहीं, इंटरप्रिटेशन की होती है? क्योंकि सिग्नल्स को समझना हमेशा आसान नहीं होता, और अगर दो लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हों तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाती है। यही वजह है कि कई बार रिलेशनशिप्स में दोनों लोग जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होते हैं। एक व्यक्ति सोचता है, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, और दूसरा सोचता है, उसने मेरी फीलिंग्स इग्नोर कर दी। और दोनों ही अपनी जगह सही महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों अलग लेयर पर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर सिग्नल्स और इमोशंस इंटरैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं तो एक और सवाल उठता है, क्या सभी महिलाएं इन सिग्नल्स को एक ही तरह यूज करती हैं, या फिर पर्सनैलिटी के हिसाब से बिहेवियर पैटर्न्स भी बदल जाते हैं? यही वह जगह है जहां फीमेल साइकोलॉजी का अगला लेयर सामने आता है। व्यवहार के अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स, और अगले चैप्टर में हम इन्हीं पैटर्न्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इन पर्सनैलिटी डायनामिक्स को समझ लें तो कई बिहेवियर्स पहली बार प्रेडिक्टेबल लगने लगते हैं। चैप्टर 5, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन। अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो शायद आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं, क्योंकि कई बार अलग अलग लोग सिमिलर बिहेवियरल पैटर्न्स दिखाते हैं। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट अक्सर ह्यूमन पर्सनैलिटीज को पैटर्न्स में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात रिलेशनशिप्स की आती है तो कई पुरुष एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वे अस्यूम करते हैं कि सभी महिलाएं एक ही तरीके से सोचती हैं, और यही असम्पशन उन्हें बार बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि रियलिटी में फीमेल बिहेवियर एक सिंगल पैटर्न नहीं होता, बल्कि कई अलग साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स में दिखाई दे सकता है। कुछ रिलेशनशिप थियोरिस्ट्स ने फीमेल बिहेवियर को समझाने के लिए कुछ ब्रॉड आर्केटाइप्स डिस्क्राइब किए हैं। ये रिजिड कैटेगरीज नहीं हैं, बल्कि बिहेवियरल टेंडेंसीज हैं। मतलब, कोई व्यक्ति पूरी तरह एक टाइप नहीं होता, लेकिन उसका बिहेवियर अक्सर किसी एक पैटर्न की तरफ झुक सकता है। पहला पैटर्न है दी एडवेंचरस पर्सनैलिटी। यह वह पर्सनैलिटी टाइप है जो एक्साइटमेंट और इमोशनल इंटेंसिटी से स्ट्रांगली ड्रिवन होती है। ऐसी महिलाएं अक्सर नॉवेल्टी पसंद करती हैं, नई एक्सपीरियंसेस, नई प्लेसेस, नई इंटरैक्शंस। इनका इमोशनल सिस्टम स्टिम्युलेशन से एनर्जाइज होता है। इस पर्सनालिटी टाइप के साथ रिलेशनशिप्स अक्सर इंटेंस और एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी, क्योंकि इमोशनल स्टिम्युलेशन इनके बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा पैटर्न है द सिक्योरिटी ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। इस टाइप का साइकोलॉजिकल फोकस अलग होता है। यह स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को ज्यादा वैल्यू करती है। इनके लिए अट्रैक्शन का एक बड़ा हिस्सा रिलायबिलिटी और इमोशनल सेफ्टी से आता है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर रिलेशनशिप्स में कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं। इनके लिए ट्रस्ट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, और अगर ट्रस्ट टूट जाए तो रिलेशनशिप रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। तीसरा पैटर्न है द सोशल स्ट्रैटेजिस्ट। यह पर्सनैलिटी टाइप सोशल अवेयरनेस से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है। मतलब,
ये लोग सोशल डायनामिक्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। स्टेटस, परसेप्शन, सोशल एनवायरनमेंट, इन फैक्टर्स का इनके बिहेवियर पर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ऐसी पर्सनालिटीज अक्सर इंटरैक्शंस को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करती दिखाई दे सकती हैं। वे जानती हैं कि कब वार्म होना है, कब डिस्टेंट रहना है और कब अटेंशन शिफ्ट करना है। अब यहां इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन सामने आता है। अगर फीमेल बिहेवियर अलग अलग पर्सनालिटी पैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसका मतलब यह भी है कि एक ही सिचुएशन पर दो अलग पर्सनालिटीज बिल्कुल अलग रिएक्ट कर सकती हैं। और यही वजह है कि रिलेशनशिप एडवाइस कई बार फेल हो जाती है, क्योंकि एडवाइस जेनरिक होती है लेकिन पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं। अब इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, एक पुरुष वही बिहेवियर दो अलग विमेन के साथ रिपीट करता है। एक पर्सनैलिटी टाइप उस बिहेवियर को अट्रैक्टिव मान सकती है, दूसरी उसी बिहेवियर को इमेच्योर समझ सकती है और पुरुष कंफ्यूज्ड रह जाता है। उसे लगता है मैंने तो वही किया जो पहले काम कर रहा था, लेकिन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स बदल चुके होते हैं। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर बिहेवियर पैटर्न्स इतने अलग हो सकते हैं तो क्या यह पॉसिबल है कि रिलेशनशिप्स में कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर्सनालिटी मिसमैच से पैदा होती हों? मतलब दो लोग बुरे नहीं होते, लेकिन उनके साइकोलॉजिकल सिस्टम्स कंपैटिबल नहीं होते। और यही वजह है कि कुछ रिलेशनशिप्स शुरू में एक्साइटिंग लगती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल करती हैं। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर पर्सनैलिटी पैटर्न्स बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं तो एक और सवाल सामने आता है, क्या इमोशनल इनसिक्योरिटी भी बिहेवियर पैटर्न्स को बदल सकती है? क्योंकि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि सेल्फ एस्टीम लेवल रिलेशनशिप डायनामिक्स में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और अगले चैप्टर में हम इसी हिडन फैक्टर को एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसा फैक्टर जो कई बार रिलेशनशिप बिहेवियर को पूरी तरह बदल सकता है, सेल्फ एस्टीम। और शायद यही वह पॉइंट है जहां से कई साइकोलॉजिकल गेम्स शुरू होते हैं। चैप्टर 6, द हिडन साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन। कल्पना कीजिए एक सिचुएशन, कोई व्यक्ति आपको ओपनली कंट्रोल नहीं करता, वह आपको आदेश नहीं देता, वह आप पर दबाव भी नहीं डालता, फिर भी धीरे धीरे आप वही करने लगते हैं जो वह चाहता है। और कई बार आपको एहसास भी नहीं होता कि डिसीजन आपका नहीं था। यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी। मैनिपुलेशन का मतलब हमेशा धोखा देना नहीं होता, कई बार यह सटल इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा इन्फ्लुएंस जो सामने वाले की इमोशंस, इनसिक्योरिटीज या एक्सपेक्टेशंस को इनडायरेक्टली ट्रिगर करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई लोग ये बिहेवियर कॉन्शियसली नहीं करते, ये उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का हिस्सा बन जाता है। रिलेशनशिप साइकोलॉजी में कुछ कॉमन मैनिपुलेशन पैटर्न्स अक्सर ऑब्जर्व किए गए हैं। पहला पैटर्न है इमोशनल विथड्रॉवल। इस पैटर्न में कोई व्यक्ति अचानक डिस्टेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन कम हो जाती है, रिस्पॉन्सेस ठंडे हो जाते हैं। सरफेस पर कुछ गलत नहीं कहा गया होता, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यह बिहेवियर कई बार दूसरे व्यक्ति में एंजाइटी ट्रिगर करता है और एंजाइटी के कारण वह व्यक्ति एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगता है रिलेशनशिप को रिस्टोर करने के लिए। दूसरा पैटर्न है गिल्ट फ्रेमिंग। यह एक सटल साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। इसमें कोई व्यक्ति सिचुएशन को ऐसे फ्रेम करता है कि सामने वाला खुद को रिस्पॉन्सिबल महसूस करने लगे। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए, कोई कहता है तुम बदल गए हो। यह एक्यूजेशन नहीं है, लेकिन यह एक इमोशनल प्रेशर क्रिएट करता है। सामने वाला व्यक्ति तुरंत सोचने लगता है, क्या सच में मैं गलत हूं? और यही मोमेंट मैनिपुलेशन का एंट्री पॉइंट बन सकता है। तीसरा पैटर्न है इंटरमिटेंट रिवॉर्ड। यह साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में यह वेल डॉक्यूमेंटेड है कि अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स ह्यूमन अटेंशन को स्ट्रांगली लॉक कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति कभी बहुत अफेक्शनेट हो और कभी कंप्लीटली डिस्टेंट, तो इमोशनल सिस्टम कंफ्यूजन में चला जाता है। और यह कंफ्यूजन कई बार अटैचमेंट को बढ़ा देता है, क्योंकि ब्रेन क्लैरिटी ढूंढने लगता है। लेकिन यहां एक शॉकिंग रियलाइजेशन आता है, कई बार मैनिपुलेशन इंटेंशनल नहीं होता।
यह इमोशनल इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति खुद को वैल्यूड महसूस नहीं करता तो वह अटेंशन रिगेन करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्टिक्स यूज करने लगता है। मतलब मैनिपुलेशन कई बार पावर गेम नहीं होता बल्कि फियर ऑफ लूजिंग समवन का एक्सप्रेशन होता है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या यह पॉसिबल है कि कई रिलेशनशिप्स में दोनों लोग किसी न किसी लेवल पर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं? एक व्यक्ति अटेंशन विथड्रॉ करता है, दूसरा गिल्ट ट्रिगर करता है और धीरे धीरे रिलेशनशिप साइकोलॉजिकल पुश पुल गेम बन जाता है जहां दोनों लोग कंट्रोल नहीं सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं। यही वजह है कि कई रिलेशनशिप्स इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होता, सिग्नल्स इनडायरेक्ट होते हैं, इंटेंशंस अनक्लियर होते हैं और दोनों लोग मेंटली ड्रेन्ड हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस फॉर्म वह नहीं होता जो दिखाई दे, बल्कि वह होता है जिसे मैनिपुलेशन समझा ही नहीं जाता। कई बार लोग इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच फर्क नहीं समझ पाते और यही मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप डायनामिक्स को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। अगले और आखिरी चैप्टर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हेल्थी इन्फ्लुएंस क्या होता है और रिलेशनशिप साइकोलॉजी में रिस्पेक्ट और मैनिपुलेशन के बीच लाइन कहां खींची जाती है, क्योंकि अगर यह लाइन क्लियर ना हो तो कोई भी रिलेशनशिप पावर स्ट्रगल में बदल सकता है। चैप्टर 7, द लाइन बिटवीन इन्फ्लुएंस एंड रिस्पेक्ट। कल्पना कीजिए एक सिचुएशन, दो लोग रिलेशनशिप में हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। कॉन्वर्सेशन नॉर्मल है, इंटरैक्शन नॉर्मल है, फिर भी रिलेशनशिप में एक इनविजिबल टेंशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इंटरैक्शन इन्फ्लुएंस से कंट्रोल की तरफ बढ़ने लगता है और यही वह पॉइंट है जहां रिलेशनशिप्स अनहेल्थी बनना शुरू करते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स में इन्फ्लुएंस होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति किसी न किसी लेवल पर दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। आपके वर्ड्स, आपकी रिएक्शंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस, ये सब सामने वाले के डिसीजंस को शेप करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच एक सटल डिफरेंस होता है। इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी से आता है, मैनिपुलेशन एम्बिग्विटी से। इन्फ्लुएंस में मैसेज क्लियर होता है, व्यक्ति ओपनली कहता है कि वह क्या चाहता है, लेकिन मैनिपुलेशन में मैसेज इनडायरेक्ट होता है। सिग्नल भेजे जाते हैं, इमोशनल प्रेशर क्रिएट किया जाता है और सामने वाले को गेस करना पड़ता है कि असली एक्सपेक्टेशन क्या है। यही एम्बिग्विटी कई रिलेशनशिप्स को मेंटली एग्जॉस्टिंग बना देती है। अब यहां एक और साइकोलॉजिकल रियलिटी सामने आती है। कई लोग मैनिपुलेशन से नहीं बल्कि वैलिडेशन की हंगर से ड्रिवन होते हैं। उन्हें यह कंफर्म करना होता है कि वे इंपॉर्टेंट हैं, कि सामने वाला उन्हें खोना नहीं चाहता, और जब यह वैलिडेशन उन्हें सीधे नहीं मिलता तो वे इनडायरेक्ट वेज में उसे ढूंढने लगते हैं। यहीं से इमोशनल गेम्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहां इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन आता है। कई बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम मैनिपुलेशन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की क्लैरिटी। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखता तो इंटरैक्शन धीरे धीरे अनहेल्थी पैटर्न्स में बदल सकता है। इमेजिन कीजिए एक रिलेशनशिप जहां एक व्यक्ति हमेशा प्लीज करने की कोशिश करता है, वह कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, वह डिसएग्रीमेंट अवॉइड करता है। सरफेस पर यह बिहेवियर नाइस लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से यह इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रिस्पेक्ट अक्सर क्लैरिटी से पैदा होता है और जब बाउंड्रीज अनक्लियर हों तो रिलेशनशिप डायनामिक्स अनस्टेबल हो सकते हैं। यही वजह है कि कई साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं हेल्थी रिलेशनशिप्स अट्रैक्शन से नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से टिकते हैं। अट्रैक्शन शुरुआत करा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट पर डिपेंड करती है, और रिस्पेक्ट तब बनता है जब दोनों लोग अपने इंटेंशंस और एक्सपेक्टेशंस क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। अब यहां एक आखिरी सवाल उठता है, अगर ह्यूमन रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, अगर इमोशंस, इनसिक्योरिटीज, अट्रैक्शन
और साइकोलॉजी सभी इंटरैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या रिलेशनशिप्स को पूरी तरह समझना संभव है? शायद नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन एक चीज निश्चित है, जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी के पैटर्न्स समझते हैं तो बिहेवियर अचानक रैंडम नहीं लगता, उसके पीछे लॉजिक दिखने लगता है। और शायद यही इस इन्वेस्टिगेशन का असली उद्देश्य था, लोगों को जज करना नहीं बल्कि बिहेवियर को समझना। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो अननेसेसरी कंफ्यूजन कम होने लगता है और रिलेशनशिप्स थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगते हैं। हमारी यह इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म होती है, लेकिन शायद असली सवाल अब शुरू होता है। इस पूरी जर्नी में हमने देखा अट्रैक्शन कैसे काम करता है, सिग्नल्स कैसे लोगों को कंफ्यूज करते हैं और इमोशंस कैसे डिसीजंस को क्वाइटली कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल सवाल आपके लिए, क्या रिलेशनशिप्स में साइकोलॉजिकल गेम्स हमेशा सामने वाला खेल रहा होता है, या कभी कभी हम भी अननोइंगली वही गेम खेल रहे होते हैं? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे अजीब सच्चाई यह है, हम दूसरों को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन खुद को समझना सबसे मुश्किल होता है। तो अगर इस ऑडियो बुक ने आपको ह्यूमन बिहेवियर का नया पर्सपेक्टिव दिया है तो कमेंट में एक शब्द लिखिए, अवेयर। और अगर आप ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम इंसानी दिमाग के हिडन पैटर्न्स को डीकोड करते हैं। और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मिस्ट्री दूसरे लोगों में नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है।